Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Orders, a podcast where we talk about what made news, what didn't, and some things that absolutely shouldn't have. I'm your host, Akansha Kumar, and joining me in the studio today is my colleague, Anmol Preetham. Hi, Anmol. Hello. Anmol has been covering MCD elections in Delhi, which are scheduled to take place on 4th December, and we will discuss some of his ground reports and stories that he has filed recently from different wards of Delhi. Also joining us online is my colleague Prateek Goyal from Pune. हाय प्रतीक, कैसे हैं आप? काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है आपसे. हाँ, काफी समय बाद। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। On 26 November, as India celebrated the Constitution Day, in an address at the Supreme Court, President Draupadi Murmu commented on the plight of those tribal prisoners who continue to languish in jail despite getting bail because they are not able to fulfill the bail conditions. And to quote President Murmu, she said, if we are moving towards progress as a society, then why do we need new jails? We should be closing down existing ones. A day after her emotional speech, a bench of the Supreme Court has directed jail authorities across India to submit a list of such prisoners within 15 days. And Pratik's latest story highlights the plight of such under trial prisoners in the state of Maharashtra. प्रतीक, आपसे जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि जिन भी लोगों से आपने बातचीत करी, जो भी लोग अभी भी जेल में हैं, उनके परिवार वाले या उनके वकीलों से जो आपने बातचीत करी, जो प्रॉब्लम है कि बेल मिलने के बाद भी वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्या ये प्रोसीजर की खामी है क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर यहाँ पर प्रॉब्लम रिसोर्सेज की है? क्योंकि जैसा आपने बताया है अपनी स्टोरी में कि अगर श्योरिटी का अमाउंट 15,000 या 30,000 भी है तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके लिए इतना बड़ा अमाउंट भी जुटा पाना काफ़ी मुश्किल है. तो जैसे मतलब जैसे आपने भी राष्ट्रपति का उनका बताया कि उन्होंने इस चीज को लेके जिक्र किया था। उसके बाद इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी जो यहाँ के डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी बोला था। एक उन्होंने मीटिंग ली थी, रिव्यू मीटिंग पूरे होम डिपार्टमेंट की। बोला था कि 1641 लोग अभी भी महाराष्ट्र की जेलों में हैं जिनको बेल मिल चुकी है। अब इसमें मतलब ये जैसे वो स्टोरी में भी मेंशन मैंने किया था कि बेल उनको मिल चुकी है उनके गिरफ्तार होने के 2 या 3 महीने बाद भी, तो कुछ कुछ को 15-20 दिन बाद भी। लेकिन उसमें जो कंडीशंस हैं वो बहुत इस तरीके की होती है कि अब जो बहुत ही, जैसे अभी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक जो बंदा है जो ट्रांसफॉर्मर चुराते हुए पकड़ा गया, ठीक है, और उसको सिर्फ 15,000 की सॉल्वेंट श्योरिटी की पहले बात हुई थी। अब ये जो सॉल्वेंट श्योरिटी एक ऐसी चीज होती है कि मतलब आपको आपकी कोई जमीन जायदाद या जो सैलरीड लोग रहते हैं उनका सैलरी स्लिप हो, या किसी के पास कोई जमीन हो या जायदाद हो, कुछ भी इस तरीके की आपकी प्रॉपर्टी, उसका आपको एक सर्टिफिकेट बनता है गाँव में, पंचायत के इलाके से या शहरों में तहसीलदार या और भी बड़े डिविजनल ऑफिस से बनता है। उसको आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है कि भाई इतनी इतनी जो भी आपके पास जो भी बंदा आपकी ये श्योरिटी देता है, ठीक है। अब ये जो जो जिस तरह जो लोग जेल में हैं, अधिकतर ये लोग बहुत ही ज्यादा मतलब कि मार्जिनल, मतलब बोलते हैं ना, फाइनेंशियली बहुत ही पुअर लोग हैं। और 15,000 की श्योरिटी भी उनके लिए बहुत, सॉल्वेंट श्योरिटी भी बहुत मुश्किल होती है उनके लिए, क्योंकि इसमें ये जो बंदा है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये लैंडलेस लेबरर है। उसकी वाइफ भी डेली वेज लेबरर है, वो भी डेली वेज लेबरर है, पूना में आके वही काम करते थे। तो डेली वेज लेबरर को हमारे देश में केरला को छोड़ दिया जाए, केरला में 800 रुपये मिलता है दिन का, उसको छोड़ के बाकी हर स्टेट में 200, 300, 200, 300, यही, मतलब इससे ज्यादा मैंने देखा नहीं अधिकतर जितना। इसके मतलब 200-300 में क्या होता है एक इंसान का, अगर आप समझ लो उसका सॉल्वेंट सिक्योरिटी की बात आ गई तो महीने में भी 6,000 रुपये से ज्यादा नहीं हो पा रहे। अगर वो 1 रुपया भी खर्च ना करे तब जाके मतलब वो 6,000 रुपये बचेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और दूसरा कैसा कि वो दूसरे जगह से, सतारा नाम की जगह से, वो यहाँ की जेल में, उसकी वाइफ वहां पे, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए। और जो अगर इसमें अब कोई अगर
एक लैंडलेस लेबर है तो उसकी ना ही उसको इतनी नॉलेज होती है कि भी कैसे डील करना है, ना ही उसके पास वकीलों की कोई फौज होती है, या वकील उसके लिए बहुत मतलब बहुत अच्छे जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ऐसे लॉयर्स हैं जो ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए, तो ऐसा कोई है नहीं कि उनको जाके मदद करे उनकी। तो ये एक बहुत मैं बेसिक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि सिर्फ 15,000 की एक सॉल्वेंट श्योरिटी या कैश श्योरिटी में भी आप उसको तब्दील कर दो। इसके मामले में उनके जो लॉयर्स थे, उन्होंने उसको कैश श्योरिटी में कर दिया था कि आप 15,000 रुपए दे दो और बेल पे आ जाओ। तब भी उसको 1 साल हो गया है, वो 15,000 रुपए उनसे इंतजाम नहीं हो पा रहे। और इसमें आपको मैं कुछ केसेस ऐसे भी मैंने मतलब स्टोरी में मैंने जिक्र नहीं किया उनका, बिकॉज आई वाज, तो उसमें एक अलग चीज सोच रहा था उसके बारे में, मैं अलग स्टोरी के लिए। तो मैं उसका एक वाक्य बताता हूँ कि जो जो वुमेन प्रिजनर्स हैं, उनके साथ तो ऐसा होता है कि उनकी फैमिली डिसोन कर चुकी है। अगर कोई इस तरीके से जेल में है, बेल बेल भी मिल गई है, लेकिन वो तब भी जो कंडीशंस को ये नहीं कर पा रहे हैं, तो वो और तो वो उनको छोड़ देती है फैमिली, मतलब ध्यान नहीं दे रही है, कोई जान नहीं रहा है मिलने। तो ऐसे में जेल के अंदर एक ऐसा आदमी, वो अंदर है, बाहर उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। अब जैसे एक 68 ईयर्स ओल्ड का एक एल्डरली आदमी है, वो तो उन पे पॉक्सो का केस लगा था, लेकिन वो उसको बेल मिल गई थी कुछ समय बाद, लाइक विद इन 2 मंथ्स, ठीक है। लेकिन अब वो जेल में ही है पिछले पता नहीं 2-3 साल से। उसका ये स्थिति है उसकी कि अब वो उसका कोई ना फैमिली मेंबर है ना कुछ है, तो ना ही उसको बाहर निकालने के लिए कोई है, ना ही उसकी जो उसकी सॉल्वेंट श्योरिटी 30,000 की है, उसके लिए भी कोई नहीं है। और इसी स्टोरी में मैंने एक जिक्र किया था, एक 65 ईयर ओल्ड लेडी है जिन पे एनडीपीएस एक्ट के थ्रू केस दर्ज हुआ था। अब उसमें उनको बेल मिल गई थी। अब उनकी सॉल्वेंट, वो बंदी भी ये है, डेली वेज लेबरर है, उसकी फैमिली पूरी वो है, 2-3 जो भी घर में लोग हैं वो सब ये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो उनकी सॉल्वेंट श्योरिटी है 3 लाख रुपए की। मतलब 3 लाख का आपको दिखाना पड़ेगा सॉल्वेंट श्योरिटी का, कि भाई मेरे पास ये है, मतलब जो भी उनके कांटेक्ट में होगा। और ऐसे कोई 3 लाख का, जब इतना गरीब तबके से वो आती हैं, तो उनके आसपास भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई जो बोल ले कि भाई मैं 3 लाख का अपना ये जमीन जायदाद है जो भी है, क्योंकि है ही नहीं कुछ। क्योंकि घर भी, जो झोपड़ी भी बंदी है, वो भी कहीं ऐसे इलाके में बंदी है कि जहाँ मतलब उसका ना उनके पास कागजात है, ना कुछ है ना कुछ। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो फंस जाते हैं, तो वो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि जितनी उनकी सजा होने वाली होती है, उससे ज्यादा साल वो जेल में गुजार के आते हैं। और इसका पूरे हिंदुस्तान में, मतलब एनसीआरबी ने बोला था कि अंडर ट्रायल प्रिजनर 4 लाख से ऊपर है। लेकिन इस तरीके के प्रिजनर्स का जो बेल मिल चुकी है लेकिन फिर भी जेल में है, कोई भी डेटा नहीं है। मतलब ना ही सरकार के पास है, और इसको मतलब प्रॉपर कोई सिस्टम ही नहीं है, प्रोसीजर नहीं है कि उसको उसका एक डेटा क्रिएट किया है। वरना ये 1641 जो डिप्टी सीएम उन्होंने बोला था, लेकिन इससे पता नहीं कितने 5-10 गुना ज्यादा ही होगा। और तो एक्चुअली में हम और अनमोल अभी मतलब इस पॉडकास्ट के पहले एग्जैक्टली यही बात डिस्कस कर रहे थे कि क्या डेटा इस तरीके का कोई अवेलेबल है जिनसे हमें ये पता चल सके कि इस तरीके के अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की संख्या क्या है। और शायद वो डेटा भी आएगा भी पब्लिक डोमेन में, बिकॉज द एमिकस क्यूरी इन दिस पर्टिकुलर केस हैज़ टू इन्फॉर्म द बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। और अनमोल, यहाँ पे आपको लाना चाहूँगी कि अक्सर ये हमेशा डिबेट का मुद्दा बनता है जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, चाहे वो सलमान खान का ब्लैक बक पोचिंग केस हो या फिर अभी शाहरुख खान के बेटे का केस हो, कि जो जस्टिस है वो भी क्लास स्पेसिफिक है। वो कुछ लोगों को बहुत ईज़िली मिल जाता है और कुछ लोगों के लिए जो पूरा प्रोसेस है वही पनिशमेंट बन जाता है। और जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रोसीजर है, जो कानून है, उनका उद्देश्य ये है कि भाई रिफॉर्मेटिव होना चाहिए। उस इंसान को गलती का एहसास हो और वो वापस आकर फिर से समाज में अपने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह फिर से अपना जीवन यापन शुरू कर सके। तो ये जो डिबेट है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का, जो प्रतीक ने कुछ केस स्टडीज़ की बात बताई, आप इसको क्लास और कास्ट के नज़रिए से कैसे देखते हैं? जैसा कि अभी प्रतीक बता भी रहे थे कि डेटा नहीं है हमारे पास, तो मैं भी वही थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस भी कर रहा था कि अगर जैसे बात हम लोग यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे, तो जब
हमारे कोर्स में एक सब्जेक्ट था जिसमें हम लोग हाशिए का समाज जिसको बोला जाता था, कि जो मार्जिन पे है सोसाइटी के, उसके बारे में बात होती थी। तो उसमें प्रोफेसर थे हमारे, तो वो अक्सर ये बात कहते थे कि यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खीरा चोरी या काकर चोरी या छोटी मोटी चोरियों के आरोप में जेलों में 10 साल से बंद हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है या इस तरह का कुछ मतलब कोई प्रोसीजर नहीं है ना उनको आइडेंटिफाई करने का। तो ये बात वो कहते थे कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं इंडिया में, उसमें से ज़्यादातर लोग उस सोशल ग्रुप से हैं जो ऑलरेडी पीछे है। तो मैं इस बारे में बात कर रहा था कि क्या ये जो डेटा आ रहा है अंडर ट्रायल जो भी लोग हैं इनके बारे में, क्या उनके हम सोशल बैकग्राउंड के बारे में भी साथ साथ बात करें कि वो किस कम्युनिटी से हैं, क्या वो एससी से हैं, ओबीसी से हैं, या फिर समाज के किस दहलीज पर वो लोग हैं। तो शायद ज़्यादा बेहतर आइडिया हमें लग पाए, क्योंकि पूरा जुडिशरी का जो सिस्टम है तो वो दबाव पे, जब मीडिया में कोई बात ज़्यादा उछलती है तो उस पर ज़्यादा जल्दी काम होता है, जस्टिस डिलीवर फिर भी टाइम लगता है, लेकिन बाकियों के मुकाबले थोड़ा बेहतर होता है। और जिसके बारे में कोई बात नहीं करता तो उसकी तो तारीख ही 1 साल बाद लग रही है या फिर कुछ ऐसा, बहुत छोटे से मामले। तो इस तरह के केसेस हैं, लेकिन उस पर स्टडी नहीं है कोई। तो और इस तरह के भी केसेस हैं, जैसे मैं झुग्गियों में गया था अभी एमसीडी इलेक्शन के दौरान, तो वहाँ भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो छोटे मोटे आरोप में जेलों में बंद हैं। कोई किसी के साथ घूम रहा था और वो चोरी कर लिया तो साथ में इसको भी पुलिस पकड़ के ले गई है और ये भी वहाँ पे है। कोई स्कूलमेट था तो नशे में उसने, और नशे का मतलब टीनेजर में जो झुग्गियों में है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो 2 लोग नशे में थे, इस एक ने कहीं और कुछ चोरी कर दिया या किसी को मार दिया तो फिर उसके साथ 2 लोग और जा रहे हैं। तो ये डेटा नहीं है हमारे पास, पर इस तरह की कहानियाँ बहुत हैं। और एक्चुअली में शायद जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो भी इस तरीके के केसेस में एक अहम भूमिका निभाता है। और मुझे याद पड़ रहा है कि इवन आफ्टर 2012 निर्भया इंसिडेंट, as much as there was debate around security of women in the capital city of Delhi, I do recall reading a piece in the Mint which had emphasized on the humble background of the accused in this case, because on their part, as you know, the incident was of course gruesome and should be condemned, but there was a class angle to it as well, because when they kind of saw this girl along with her male friend on the bus, for them it was also about this class divide, that how can she be so liberated or empowered, and therefore that angst also came out in a very very ugly manner. और यहाँ पर प्रतीक एक जो चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो एक हर्डल है इस पूरी प्रक्रिया में वो है श्योरिटी देना, बेल एज पार्ट ऑफ बेल कंडीशन। ऑफ कोर्स एक क्लास का एंगल है कि जैसे कुछ आपने उदाहरण दिए कि वो लोग नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, अगर वो यूपी से हैं और महाराष्ट्र में उनके खिलाफ एफआईआर में वो नामजद हैं तो ये एक दूसरी परेशानी है, तो लोकेशन की बात आ जाती है। इस पूरी चीज़ को आप रिलीजन के एंगल से कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसे सिद्दीक कपन के केस में जब उनको यूएपीए वाले केस में भी बेल मिल गई तो कई महीने गुजर जाते हैं केवल एक ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो उनके बिहाफ पे श्योरिटी दे सके, एंड देन अ कम्प्लीटली अनरिलेटेड पर्सन, प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी whom Tanishka also interviewed, she is suddenly into limelight and she says that okay, I'll do it because this is how a responsible citizen should act. तो क्या इसमें कहीं ना कहीं कुछ रिलीजन की भी भूमिका होती है? क्योंकि सिद्दीक कपन एक बहुत ही पॉलिटिसाइज्ड केस है. It is an instance of like the state versus citizen, and for obvious reasons, his lawyers did struggle to find someone who could be presented as someone who commits surety on his behalf. देखिए जैसे सिद्दीक कपन का आपने जिक्र किया तो पर्टिकुलरली जब जो जैसे ऐसे लोगों की बात चल रही है जिनको बेल मिल गई है और बेल कंडीशंस की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो सिद्दीक कपन के साहब ने बोला कि वो बहुत ही पॉलिटिसाइज हो चुका था, ठीक है, बहुत फेमस हो गया था वो पूरे देश में, मतलब
जो भी थोड़ा अखबार पढ़ता है, हर एक को पता था कि भाई सिद्दीक अप्पन का क्या केस है, क्या नहीं है, जो भी। तो उसमें फिर भी उन्होंने देखते हुए, जैसे कि वो केस जिस तरीके से चल रहा था, तो जैसे उन्होंने बोला कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वाली, तो ऐसे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके सोचते होंगे कि भाई हमको आगे बढ़ना चाहिए उसकी बेल के लिए, तो उन्होंने वो हिम्मत दिखाई है, जो उनका मतलब बहुत मानना पड़ेगा उनको कि बहुत कमेंडेबल काम किया है कि उन्होंने एक अनजान आदमी के लिए, जिसको वो जानती भी नहीं है, और हो सकता है कि वो उसकी बेल के लिए, क्योंकि उनका केस तो बेल पे ही है, वो ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा केस उसमें से उनको निजात मिल गई है, लेकिन तब भी वो आगे बढ़ी। तो ऐसे लोग पहली बात तो बहुत ही कम हिंदुस्तान में देखने मिलेंगे, ठीक है। सिद्दीक अप्पन का केस ऑलरेडी बहुत फेमस था, लेकिन मशहूर भी हो गया था। लेकिन जिन जिन लोगों की मैंने इस स्टोरी में जिक्र किया, और जैसे अनमोल भी बात कर रहा था, आप भी बता रही थी, ये लोग अपने देश की एक वो भूली हुई जनता है, मतलब इनके बारे में कोई सोचता नहीं है, मतलब ना ही इनके बारे में पता होता है हम लोग को भी, और मतलब बहुत से लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो उनके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि समता करके यहाँ पे है, तो वो करते हैं कोशिश की, मतलब कैश श्योरिटी करने की, लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन वो कितने लोग का कर सकते हैं, उसकी भी एक सीमा है। अब जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ, जिसमें वो इसी में एनडीपीएस वाले में उनको डिफॉल्ट बेल मिल गई थी। डिफॉल्ट बेल मतलब चार्जशीट ही प्रोड्यूस नहीं हुई, ठीक है। डिफॉल्ट बेल मिलने के बाद भी उसको कन्वर्ट करके सॉल्वेंट श्योरिटी की कंडीशन कर दी कोर्ट ने। तो ये एक ऐसी चीज है कि मतलब उसको बाहर नहीं निकालना है बस आप। तो अब ऐसा अगर किसी के साथ हो जाए, तो जो हमारा जो जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, उसकी भी बात चल रही थी, तो वही जो जस्टिस की बात होती है, जो रसूखदार होते हैं, पावरफुल होते हैं, उनके लिए एक वो अलग उसके मायने हो जाते हैं, और जो थोड़ा सा गरीब तबके का है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, उसके लिए अलग हो जाता है। और ऐसे लोग के बारे में मतलब वो हमारे नजर के सामने भी है, तो हम हमारा ध्यान नहीं जाता। तो ये हमारे देश की वो भूली हुई जनता है, जिसके बारे में मतलब बोलते ना, ना ही कोई उनको पता ही नहीं होगा, तो कोई आएगा भी कैसे। वो तो जो फील्ड में काम करते हैं, उन्हीं को पता है कि वो भाई कोई जो एक्टिविस्ट हैं, या कोई लॉयर्स है, या कोई और तरीके के लोग हैं, वो पता रहता है। तो ये डिफरेंस जो रिलीजन का, मुझे इसमें ऐसा लगता है कि रिलीजन का नहीं, लेकिन इसमें वो वाली बात है कि ये लोग के बारे में कोई सोचता नहीं है, ध्यान में भी नहीं आता। और वो ये जो तबका है, जहाँ इसकी कास्ट वाली बात आती है, तो वो तो आई थिंक सबको ही पता है कि हमारे देश के प्रिजन्स में जो ज्यादा जो परसेंटेज है बिजनेस का, वो इसका है, मतलब शेड्यूल उसमें उन लोगों का ज्यादा है, ट्राइबल्स का है, इसका है। तो वो एक अलग चीज है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि बजाय इसके कि रिलीजन के या उसके, कोई इनके मैं इस पे फोकस करूंगा कि इन लोगों को लोग भूल जाते हैं, कोई देखता भी नहीं है, क्योंकि वो इतना ना फेमस है, ना उनका केस इतना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसने बताया कोई दुकान से कुछ ये चुरा लिया, वो चुरा लिया, ऐसे ऐसे केसेस में पड़े रहते हैं बेचारे वो। Right. So, uh, of course, as Pratik and Anmol both rightly said, that even the procedures that are in place tends to invisibilize these people and their families who are languishing in jail, and it would be worth tracking how the Supreme Court will go about this issue in days to come. Moving on, elections for 250 municipal wards in Delhi are just a few days away, and for some reason, a very local level election seems to be a battle of sorts between two mainstream parties here, the Aam Aadmi Party and BJP, both of whom are leaving no stone unturned when it comes to campaigning. We will discuss what are the real issues in these MCD elections. The video part of the podcast ends here. To listen to the complete podcast, log on to newslaundry.com. The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।